स्टार्टिंग। हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, नमस्कार, प्रणाम। सारे जो छात्र नौजवान जुड़े हुए हैं अभी इस फेसबुक लाइव में, सबको मैं अभिनंदन करता हूं, सबका स्वागत करता हूं और सबको यथायोग्य आशीर्वचन, आशीर्वाद, प्रणाम। बहुत दिनों के बाद ये मौका आया है। आज मैं अपने पितृ जिला जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, बक्सर में हूँ और आज सरस्वती पूजा का पवित्र दिन है और मेरे मन में ये भाव जगा कि आज छात्रों से, नौजवानों से बात करनी चाहिए, क्योंकि नौजवान आज बहुत दिशाहीन हैं, भ्रमित हैं और सबसे बड़ी बात कि बहुत ज़्यादा हताशा, निराशा, तनाव की ज़िंदगी जी रहे हैं। तो जीवन में कैसे हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करें, किस तरह से हताशा, निराशा, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन को अपने जीवन में नहीं आने दें, क्योंकि देखो ये विद्यार्थी जीवन जिससे आप सभी चल रहे हैं, अभी लोग जुड़ रहे हैं, इसलिए मैं अभी भूमिका ही बना रहा हूँ। धनंजय जी आ गए, नीलाभ जी आ गए, शिवानंद कुमार जी, विशाल जी, सचिन जी, विवेक जी, सब लोगों का बहुत बहुत अभिनंदन। ललित झा जी भी हैं, आपको भी प्रणाम। घनश्याम सैनी जी भी जुड़े हुए हैं, राजकुमार तिवारी जी भी हैं, देख रहे हैं। सुपौल जिला की ओर से भी प्रमोद जी जुड़े हुए हैं, बबलू भाई भी जुड़े हुए हैं, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। विशाल जी, आपको भी बहुत बहुत नमस्कार। एकदम लाइट मूड में हम लोग बातें करेंगे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें करेंगे जिसका सीधा आपके कैरियर से संबंध है। हंसी विनोद की बातें तो ऐसे भी मैं नहीं करता। मेरे मन में भाव आया कि आज छात्रों से, नौजवानों से कुछ संवाद किया जाए। हालांकि ये संवाद बहुत कम समय का होगा, फिर भी मुझे पूरा विश्वास है कि जो ध्यान से इसको सुनेंगे उनको इसका लाभ मिलना चाहिए। और मैं अपनी ही बात करूंगा और मेरी ही कहानी में आप सबों की कहानी है। जब हम लोग भी पढ़ते थे तो जब पढ़ाई पूरी होने लगी, बीए हम लोग करने लगे, तो ऐसे ही तनाव रहता था, क्या नौकरी मिलेगी, नहीं मिलेगी, क्या करें, क्या नहीं करें। परीक्षा का तनाव अलग होता है, रिजल्ट का तनाव अलग होता है, और परीक्षा और रिजल्ट अगर ठीक से आ भी जाए तो ग्रेजुएशन करने के बाद हर नौजवान के मन में रोजी रोटी के लिए संघर्ष करने का एक तनाव होता है, वो रहता है। कैसे अपने को स्थापित करें, माँ बाप को कैसे बोझ मुक्त करें। मैं समझ सकता हूँ कि आप इसमें इसी स्थिति से गुजर रहे होंगे। आप जो जुड़े हुए लोग हैं, कई तरह के लोग हैं। ऐसे लोग हैं जो पढ़ाई समाप्त कर चुके हैं और रोजगार के लिए, नौकरी के लिए प्रयासरत हैं, उसके लिए संघर्ष कर रहे हैं, लगातार सफलता का सामना कर रहे हैं, मन में हताशा, निराशा का भाव है। ऐसे लोग भी हैं जो कुछ करना चाहते हैं, जिनकी पढ़ाई अभी चल रही है, लेकिन उनके मन में भाव है कि अच्छा करना है, कुछ आगे बड़े बड़े सपने देख रहे हैं। वैसे लोग भी जुड़े हुए हैं। तिवारी लक्ष्मण जी, आपको भी बहुत बहुत प्रणाम। और सुमित कुमार जी, आपको बहुत प्रणाम। प्रेम शंकर जी, आपको भी बहुत प्रणाम। आप लोग जुड़ते जा रहे हैं, अभी तो समय शुरू ही हुआ है, तो मैं चाह रहा हूँ, मैं भी इंतज़ार कर रहा हूँ कि और कुछ लोग जुड़ जाएं तो फिर अपनी बात करें, क्योंकि मुझे भी कहीं जाना है। मैं आया था कुछ, अभी तो शादी ब्याह का दौर चल रहा है, तो इसी में कुछ घनिष्ठ लोगों के यहाँ इस तरह के कार्यक्रम थे, तो उसी में भाग लेने के लिए आया था। तो आज मैंने समय निकाल कर सोचा आप लोगों से संवाद भी करूं। तो हर तरह के नौजवान हैं, हर तरह के छात्र हैं, हर तरह की युवा शक्ति आज इस फेसबुक लाइव के माध्यम से मुझको सुन रही है। देखो, अब मैं बात अपने शुरू करता हूं कि ज़्यादा लंबा चौड़ा भाषण देने का समय नहीं है। मैं अपनी कहानी बताता हूं कि मैं एक किसान परिवार से आता हूं। देखो, मेरा गाँव जो है वो गेरुआ बांध पड़ता है, बक्सर जिले में है। जब मैं पढ़ता था उस समय ये बक्सर जिला भी नहीं हुआ करता था, आरा शाहाबाद जिला हुआ करता था। आरा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर था, बक्सर एक उसका अनुमंडल था। बक्सर जिले में बक्सर शहर से 20 किलोमीटर की लगभग दूरी है, जहाँ एक गांव में पैदा हुआ। और यूट्यूब पर और कई इंटरव्यू में आप बार बार ये सुन चुके हैं, फिर भी आपको एक बार सुनना है, ज़रूरी है, जो नहीं सुने हैं उनको।
कि जिस गांव में मैं पैदा हुआ न बिजली थी, न सड़क थी, न स्कूल था, न हॉस्पिटल था। ये सब चीज़ें तो अब आ गई। अस्पताल आज भी नहीं है, स्कूल के नाम पर एक प्राइमरी स्कूल ही है, लेकिन सड़क आ गई है, बिजली आ गई है और गांव का स्वरूप बहुत बदल गया है। गांव में स्कूल नहीं होने के कारण पहले कक्षा में देर से एडमिशन होता था, क्योंकि दूसरे गांव में जाना पड़ता था। 5 साल के आयु में जहाँ सड़क नहीं हो, बस नहीं हो, रिक्शा नहीं हो, टमटम नहीं हो, पैदल 3 किलोमीटर 2 किलोमीटर दूसरे गांव में लोग भेजना पसंद नहीं करते थे बच्चों को। तो थोड़ा ज़्यादा उम्र होने के बाद, मेरा तो मुझे अगर ठीक से याद हो तो 7 साल की उम्र के बाद ही एडमिशन ही हुआ। 8 साल की उम्र में मेरा एडमिशन हुआ पहली कक्षा में। गांव से बाहर एक तुरई डेरा गांव है, वहाँ जाते थे हम लोग। स्कूल के नाम पर एक फूस की मड़ई होती थी, एक बरगद का पेड़ होता था, एक खटिया रखी हुई होती थी, गुरुजी बैठते थे खटिया पर। हम लोग अपने घर से बोरा लेकर के जाते थे और अपना बोरा बिछा कर बैठते थे। एक हाथ में झोरा होता था, एक हाथ में बोरा होता था और गुरुजी खटिया पर बैठ करके हम लोग पढ़ाते थे, हम लोग पढ़ते। तो ऐसे ऐसे मेरी 5वीं कक्षा तक की शिक्षा दीक्षा हुई। उसके बाद में 6वीं में स्कूल की दूरी थोड़ी और बढ़ गई। एक हरपुर जयपुर गांव है तो थोड़ा और दूरी बढ़ गई, तो आते जाते करीब 6 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी। तो 6ठा 7वां वहाँ पढ़ाई किया। फिर 8वीं क्लास में जब गया तो दूरी और बढ़ गई है, कैथना करके हुआ करता था। मैं समझता हूँ आते जाते दूरी शायद 8-10 किलोमीटर हो जाती होगी। तो रोज़ इतनी दूरी तय करके जाना और रोज़ स्कूल आना, तो वहाँ पढ़ाई लिखाई हुई 8वीं तक। फिर 9th 10th 11th सिस्टम 11 +2 +3 था। तो 9th में मैं चला आया बक्सर, जो आज जिला बन गया है। 20 किलोमीटर दूर। गांव से आने के लिए कोई सड़क नहीं थी, एक बस चलती थी, 8 आना भाड़ा लगता था। रोड पर कमर पर गड्ढे हुआ करते थे। बस में बैठने के बाद 10 जगह तो रास्ते में उतरना पड़ता था। खाली बस गड्ढा पार करती तो चढ़ते थे, फिर बैठते थे, उतरते थे। उस 8 आना पैसे को बचाने के लिए जो भाड़ा उस समय लगता था, फिर भी वो इटाढ़ी तक बस जाती थी। मतलब घर से 8 किलोमीटर तक आपको पैदल आना है, फिर बस पकड़ना है, फिर आगे की 10-12 किलोमीटर की दूरी तय करनी है बस से 50 पैसे देकर। उस 50 पैसा को बचाने के लिए हम लोग 20-21 किलोमीटर घर से पैदल आ जाते थे जी, 50 पैसा बचाने के लिए। सोचो, ये कोई महाभारत युग की कहानी नहीं कर रहा हूँ मैं, अपनी बात कर रहा हूँ। और 21 किलोमीटर चले आते थे। यहाँ उस ज़माने में 7 रुपये या 8 रुपये में ऐसे कुछ एक कमरा मिलता था, उसी कमरा में हम लोग रहते थे। और एक कोनाई का चूल्हा, आप लोग तो नए जनरेशन के लोग भूल गए होंगे, एक लोहे का चूल्हा होता था जिसमें लकड़ी का बुरादा भर करके नीचे से आग लगा करके, लकड़ी लगा करके खाना बनाना पड़ता था। तो एक छोटे से कमरे में मुश्किल से 8-10 का रूम रहा होगा। उसमें हम लोग कोनाई के चूल्हा में आग लगा करके अपने हाथ से माड़ चोखा बना लिया, कभी चोखा भात बना लिया। 3 फेज में लाइन कभी नहीं रहती थी। 3 फेज में लाइन रहने का मतलब दाल भात तरकारी। तो ये दाल भात तरकारी तो कभी नहीं खाने को मौका मिलता था, वो घर ही जाने पर मिलता था शायद। तो कभी चोखा भात खा लिया, कभी सब्जी भात खा लिया। रोटी तो बनाने आता ही नहीं था, तो रोटी कैसे बनाते, उसके लिए तो आटा गूँथो, फिर आपको चौकी बेलना और फिर गोल गोल रोटी को बेलना, फिर उसको सेंकना, फिर उसको फुलाना। ये बहुत मुश्किल काम था, कोनाई के चूल्हे पर हो नहीं सकता था और अकल भी नहीं थी। तो वो भात सबसे कन्वीनियंट होता था कि भात चोखा बना लिया, कभी दाल भात बना लिया, कभी सब्जी भात बना लिया। इस तरह से हम लोग खा करके। और देखो, अटैच बाथरूम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, जो 7-8 रुपये में कमरा मिलता था। तो हम लोग को 3 किलोमीटर तो बाथरूम के लिए जाना पड़ता था एक तरफ से। मतलब 6 किलोमीटर आप समझिए कि सुबह, 6 किलोमीटर शाम। तो 10-12 किलोमीटर तो हम लोग दूर जाते थे नदी के किनारे, मतलब शौच क्रिया आदि करने के लिए। वही जा करके फिर गंगा जी में स्नान किया, उधर स्नान आए। इसके बाद फिर वहाँ से मैं समझता हूँ कि 3-4 किलोमीटर फिर स्कूल पढ़ता था। तो फिर दिन भर में तो 15-20 किलोमीटर का पैदल चलना होता था, तब ये अपना काम हो पाता। कितना कठिन जीवन रहा होगा बताइए। गांव में तो बिजली नहीं थी, तो गांव में जो मिडिल स्कूल तक पढ़ाई उसमें ढिबरी में, लालटेन में ऐसे जला करके हम लोग पढ़ते थे। तो आप कितना कठिन जीवन रहा होगा। आज के जो छात्र, आज के नौजवान हैं, वो ये सब संघर्ष तो उनको देखने को नहीं मिलता, क्योंकि गांव में भी स्कूल है तो बैठने के लिए बेंच है, डेस्क है, गांव में बिजली है, तो खाना अपने से नहीं बनाना पड़ता है। बहुत कम ही लोगों को बनाना पड़ता होगा, कि उसमें गांव में रहने वालों को तो नहीं बनाना पड़ता है। शहर में आते होंगे तो कुछ लोग बनाते खाते होंगे।
कॉलेज में जब मैं पटना कॉलेज में आया तो 100 रुपये महीने मिलता था, 60 रुपये में खाना मिलता था मेस का, 9 रुपये सालाना कॉलेज की फ़ीस थी, 20-25 रुपये और मिलते थे, जिसमें नाश्ता पानी अपना पूरा खर्चा महीने में 30 रुपये में निकालना पड़ता है। साल का खर्च 1200 रुपया, वो भी 1200 रुपया बहुत मुश्किल से मिलता था। अब देखो कितने, मैं ये कहानी अपनी आपसे बहुत सहानुभूति प्राप्त करने के लिए या कोई मैं अपना जशोगान नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ये बता रहा हूँ इतनी कठिन परिस्थितियों में पलने के बाद, बढ़ने के बाद भी मैंने वो मुकाम हासिल किया जिसको हासिल करने के लिए बचपन से ही क्लास 1 और नर्सरी से दून जैसे बड़े बड़े स्कूलों में माँ बाप अपने बेटा को भेजते हैं। ऐसे ऐसे स्कूल खुल गए हैं जिनकी सालाना फीस 20-20 लाख रुपए है और माँ बाप देते हैं। अब सोचो कि पहली कक्षा में डाल दिया और वहाँ से 12th तक कराया, कितने करोड़ रुपए खर्च होते हैं। वो लड़के बैठते हैं यूपीएससी के एग्जामिनेशन में, आईएएस के एग्जामिनेशन में या आईआईटी में, मेडिकल में, सब नहीं कर पाते, कुछ ही लोग कर पाते हैं। अगर ऐसा होता तो सारे दून जैसे स्कूल के लड़के ही आईएएस होते, आईपीएस होते, आईटी इंजीनियर होते या डॉक्टर होते। बट मध्यम वर्ग के और निम्न वर्ग के लोग भी भारी संख्या में अब डॉक्टर होते हैं, इंजीनियर होते हैं, आईआईटी करते हैं, मेडिकल करते हैं, आईएएस करते हैं, आईपीएस करते हैं। मुख्य बात ये नहीं कि कितनी सुविधा आपके पास है, और संघर्ष तो सब अपने तरह से कर ही रहे हैं। हम अपने ज़माने में अपने तरह का संघर्ष किए, आज आप अपने ज़माने में अपने तरह का संघर्ष कर रहे हैं। तो कोई ये कहे कि हमको पैसा नहीं है, कोई ये कहे कि हमको ट्यूशन करने की सुविधा नहीं है, हमको किताब खरीदने की सुविधा नहीं है, इसलिए मैं अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ये सब बहानेबाजी है। मैं बात गंभीरता से कर रहा हूँ। मैंने कभी यूपीएससी के लिए ट्यूशन नहीं किया और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक भी पुस्तक मैंने यूपीएससी की तैयारी के लिए खरीदी नहीं, मांग करके पढ़ा। कभी इनसे मांग लिया जनरल स्टडी की किताब, कभी उनसे मांग लिया हिस्ट्री की किताब, ऐसे कर के पढ़ी। कोई ट्यूशन नहीं, कोई कोचिंग नहीं, किसी तरह की कोई ट्रेनिंग नहीं, सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। तो क्यों मैं कर गया? आप लोग सोचते हैं हम सुपर इंटेलिजेंट रहे होंगे, तो ये भी बता दूं कि मैं एकदम एवरेज, बिलो एवरेज कहूँगा तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, बिलो एवरेज में कभी नहीं था, लेकिन मैं सुपर इंटेलिजेंट कभी नहीं था। मैं बिल्कुल एवरेज विद्यार्थी था जी, जैसे आप सब हैं। ऐसे आप में से तो बहुत लोग हमसे बहुत अच्छे होंगे, लेकिन हिंदी में पढ़ाई लिखाई हुई, भोजपुरी तक, मैट्रिक तक तो 11वीं कक्षा तक तो हिंदी बोलने नहीं आती थी, अंग्रेजी को तो छोड़ी। अंग्रेजी तो मैंने बीए के बाद सीखा, लिखना, बोलना, पढ़ना, जब यूपीएससी देने का मन हुआ तो मैं सुपर इंटेलिजेंट भी नहीं था, संसाधन भी नहीं थे। इसके बावजूद मैंने इतने मुश्किल से इतने बड़े लक्ष्य को हासिल किया। पहले इंडियन रेवेन्यू सर्विस में मेरा सिलेक्शन हुआ, फिर आईपीएस में मेरा सिलेक्शन हुआ। बिहार में 33-34 वर्षों तक मैंने जनता को अपनी सेवा दी। उसके बाद में वीआरएस लिया। उसके बाद में आगे की कहानी आप सब जानते हैं, नए जनरेशन के लोग हैं, वो बताने की ज़रूरत नहीं है। आज मैं अध्यात्म के मार्ग में हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे जीवन संघर्ष का, मेरे अनुभव का नौजवानों को, छात्रों को थोड़ा लाभ मिले। मैं किसी को गुमराह करने के लिए, अपनी शाबाशी लेने के लिए, किसी को धोखा देने के लिए, दिग्भ्रमित करने के लिए ये लाइव नहीं कर रहा हूँ। मैं लाइव कर रहा हूँ कि बिहार के नौजवानों को, देश के नौजवानों को, जो इस लाइव के माध्यम से उनको सुन रहे हैं, उनके अंदर एक संकल्प जगे, एक दृढ़ इच्छा शक्ति जगे, एक अपने आप पर भरोसा जगे कि जब हमारे जैसा एवरेज विद्यार्थी अत्यंत कठिन परिस्थितियों में रह करके, बिना किसी विशेष सुविधा और संसाधन के, इतने बड़े लक्ष्य को हासिल कर सकता है। आईपीएस भी हुआ, बिहार का डीजीपी हुआ। तो आप सब मेरे से हर मायने में अच्छे हैं। आप मेधा शक्ति हमसे ज़्यादा है, हमसे ज़्यादा बुद्धिमान हैं, इंटेलिजेंट हैं, आपका एक्सपोजर ज़्यादा है, और आपको संसाधन भी मेरी तुलना में तो मैं नहीं समझता कि कम होंगे, मेरे से तो ज़्यादा ही होंगे। मैं तो बीए पास करने के बाद नहीं जानता था कि देश में कितने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ कहाँ हैं। यूपीएससी की तैयारी के लिए रटता था कि इतने राज्य हैं, भारत में इतने राज्य हैं, उनकी राजधानियाँ यहाँ हैं। मतलब इस लेवल का मेरा जनरल नॉलेज का स्तर था। तो देखो कैसे आदमी जीवन में सफल होता है। मुद्दा ये है, सबसे बड़ा है गोल फिक्सिंग। नंबर पॉइंट है गोल फिक्सिंग। अपने दिमाग में लिखिए, कागज कलम में लिखने की जरूरत नहीं। सबसे पहले तो अब जो बच्चे 10th कर गए और 12th करते करते तो बिल्कुल तय ही हो जाना चाहिए कि हमको क्या करना है। गोल फिक्सिंग में रोल होता है पेरेंट्स का, रोल होता है टीचर का, रोल होता है पीयर्स का, मतलब अपने सहपाठियों का, मित्रों का, और अपना। तो किसी के कहने से नहीं गोल अपना फिक्स करना चाहिए। हमको नहीं इंजीनियर बनने का, माँ बाप करें बेटा इंजीनियर ही बनो, तो ऐसे माँ बाप को ऐसे इस तरह की ज़बरदस्ती करनी नहीं चाहिए। आपको उनके दबाव में आना नहीं चाहिए, पहली बात तो ये।
पिता डॉक्टर हैं, चाहते हैं बेटा डॉक्टर बने, तो मेरी विरासत को संभाल ले, लेकिन आपको रुचि नहीं है उस विषय में, हाथ जोड़कर माँ पिता को समझा दीजिए, पिताजी डॉक्टर बनने में कोई रुचि नहीं है, मेरी रुचि तो आईएएस बनने है, आईपीएस बनने में है, बैंकर बनने में है, या एंटरप्रेन्योर बनने में है, या बिजनेस में है, या जिस चीज़ में है। और अभिभावकों को चाहिए कि बच्चे की जिस विषय में रुचि हो, जिस क्षेत्र में जाने की रुचि हो, उसमें उसका सहयोग करें। तो गोल फिक्सिंग तो बहुत सोच समझ कर करना चाहिए कि हमें क्या करना है। एक बार तय कर लिया नहीं हमको आईएएस करना है, या एडमिनिस्ट्रेशन में जाना है, या बिजनेस मैनेजमेंट करना है, बिजनेस में जाना है, या ये तय कर लिया कि हमको आईआईटी करना है और इंजीनियर बनना है, या ये तय कर लिया कि हमको मेडिकल में जाना है, एक सफल डॉक्टर बनना है, तो गोल तो सोच समझ करके आप तय कीजिए, अपने रुचि के अनुसार तय कीजिए। और एक बात तय कर लिया तो सबसे महत्वपूर्ण बात नौजवानों आपको ये बताऊं, डेविएशन नहीं होना चाहिए कि आज ये गोल है, कल वो गोल है, आज आईएएस करेंगे, कल मेडिकल करेंगे, परसों इंजीनियरिंग करेंगे, चौथा दिन प्रोफेसर बनेंगे, पांचवा दिन पॉलिटिक्स करेंगे। इस तरह का अगर डेविएशन होगा तो फिर आप अपने लक्ष्य को हासिल, डेविएशन जब होता है तो आपकी ऊर्जा बंट जाती है। आज ये सोच रहे हैं, कल वो सोचे, ये भी कर रहे हैं, वो भी कर लें, ये भी देते हैं, वो भी देते हैं, तो न ये होगा न वो होगा, फिर फ्रस्ट्रेशन होगा, हताशा होगी, निराशा होगी। पूरी संकल्प शक्ति के साथ एक गोल जब फिक्स हो गया कि हाँ हमको आईआईटी ही करना है, मेडिकल ही करना है, यूपीएससी ही करना है, बीपीएससी ही करना है, वॉट एवर फील्ड यू सेलेक्ट, I mean select of your choice. Choice is completely yours. You don't depend on your parents and peers and teachers. So take their advice, that is true, but after taking their advice, you take your own decision according to your choice. Once you decided कि हाँ भाई हमको यही करना है, तो आप स्ट्रेटजी पालन कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए। सपोज यू हैव डिसाइडेड दैट आई हैव टू बिकम एन आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर, मेडिकल ऑफिसर, और से फॉर एग्जांपल इंजीनियर, वॉट एवर गोल यू हैव फिक्स, अगर आपने तय कर लिया हमको यही करना है, तो पहले स्ट्रेटजी बनाइए। मतलब जैसे उदाहरण के लिए बताऊँ, यूपीएससी करना है हमको, तो हम स्ट्रेटजी बनाएंगे, उसका सिलेबस देखेंगे, उसकी पढ़ाई देखेंगे, पूरा स्ट्रेटजी कि हमारा कौन विषय कमजोर है, कौन विषय हमारा मजबूत है, जो कमजोर है उस पर ज़्यादा समय देना है, मजबूत है उस पर कम समय देना है। तो एक स्ट्रेटजी बना करके कि कैसे जनरल स्टडी की पढ़ाई करनी है, कैसे ऑप्शनल की पढ़ाई करनी है, या आईआईटी क्यों करना है तो फिजिक्स पर ज़्यादा ध्यान देना है, केमिस्ट्री पर ज़्यादा ध्यान देना है, जो विषय कमजोर है उस पर ज़्यादा टाइम देना है, जो विषय मजबूत है उस पर थोड़ा कम टाइम देंगे तो काम चल जाएगा। तो इस तरह से एक स्ट्रेटजी तो बनाना पड़ेगा आपको। इस स्ट्रेटजी बनाने में आपके टीचर आपको सहयोग कर सकते हैं, अगर फादर उस फील्ड के हैं तो भी सहयोग कर सकते हैं, पेरेंट्स भी, आपके मित्र जो हैं अच्छे पढ़े लिखे और सेम गोल रखते हैं तो वो लोग भी आपको कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो पहले हो गया गोल फिक्सिंग, उसके बाद में स्ट्रेटजी प्लानिंग। स्ट्रेटजी प्लानिंग जब एक बार हो जाए तो हार्ड वर्क इज मस्ट। देखो, बिना मेहनत के जीवन में कुछ भी न हासिल किसी को हुआ है न होगा। जो भी आज लोग किसी भी क्षेत्र में ऊंचाई पर दिख रहे हैं, उन्होंने अपने जीवन में बहुत ही श्रम किया है, परिश्रम किया है, त्याग किया है, तपस्या किया है। चाहे वो किसी क्षेत्र में, अच्छा वकील बनने के लिए, अच्छा डॉक्टर बनने के लिए, अच्छा इंजीनियर बनने के लिए, आईएएस बनने के लिए, आईपीएस बनने के लिए, अच्छा कुछ भी किसी फील्ड में जो आदमी चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ऊंचाई पर दिखाई दे रहा है, मतलब उस आदमी ने अपने ऊर्जा को समेट करके पूरी संकल्प शक्ति के साथ, मेडिटेटिव अटेंशन के साथ हार्डवर्क किया है, तब उस लक्ष्य तक पहुंचा है। तो इसका तो कोई शॉर्टकट रास्ता ही नहीं है। देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि अरे इतने दिन करो तो ये हो जाएगा, इतने दिन करो, ये सब झूठ हुई बातें हैं। गोल फिक्स कीजिए, स्ट्रेटजी बनाइए, हार्ड वर्क का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं, कोई ऑप्शन नहीं। आप पूछिएगा हार्ड वर्क के बदले और क्या कर लें तो काम चल जाए, तो हार्ड वर्क के बदले और कुछ नहीं, हार्ड वर्क के बदले केवल हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और हार्ड वर्क भी करना पड़ेगा, उसमें कंडीशन है, सूत्र है, इसको पकड़ लो, दिमाग में रख लो, नोट कर सकते हो तो नोट कर लो मेरे भाइयों, कि हार्ड वर्क होना चाहिए मेडिटेटिव अटेंशन के साथ, विथ फुल कॉन्सेंट्रेशन। अगर फुल कॉन्सेंट्रेशन के साथ 6 घंटे पढ़ेंगे तो माइंड जो स्कैटर्ड रहता है, वैसे में अगर 18 घंटा पढ़ते हैं उससे कोई फायदा नहीं। अगर फुल अटेंशन के साथ मेडिटेटिव अटेंशन, आप समझ रहे हैं ना, डूब करके पूरे अपने आप को केंद्रित करके स्टडी करेंगे तो 6 घंटा भी बहुत होता है। अब मन इधर भाग रहा है, उधर भाग रहा है, अभी सिनेमा का बात आ रहा है, और इस चक्कर में तो इस उम्र में तो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड ये सब चक्कर भी रहता है बहुत। और सबसे बड़ा जो हिंड्रेंस है, बाधा है, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, नया जमाना, नए लोग, मेरी बात का बुरा नहीं मानना, ये मोबाइल और स्मार्टफोन और सोशल मीडिया में अगर आप फंसेंगे तो फिर आपका समय बहुत बर्बाद होगा। स्मार्ट मोबाइल आपके पास है तो आप उसमें वही चीज़ देखिए और उतनी ही देर आप फोन पर रहिए
जिससे आपको लक्ष्य पाने में, हासिल करने में आपको मदद मिलती हो। मोबाइल तो बहुत ऐसी चीज़ें हैं मनोरंजन की, जिसको देखिएगा तो देखते ही रह जाइएगा। 18 घंटा 12 घंटा कैसे कटेगा। गेम खेलना है, गेम खेलिए, और भी बहुत चीज़ अच्छी बुरी बहुत सारी चीज़ें हैं, देखते रहिए तो आपका जीवन बर्बाद हो जाएगा। ये फॉर्मिंग ईयर है, अपने करियर को बनाना है, अपने भविष्य को बनाना है। स्मार्टफोन पर और गेम खेलिएगा, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, और कमेंट करने में और कमेंट देखने में, ये सब फालतू चीज़ मत करिए और फालतू चीज़ मत देखिए। सोशल मीडिया पर टाइम ज़्यादा मत दीजिए। बैड एसोसिएशन, बैड कंपनी को अवॉइड कीजिए। केवल वैसे लोगों से दोस्ती रखिए जो आप ही की तरह जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हैं। तो बैड एसोसिएशन, बैड हैबिट में अगर आप पड़ गए तो फिर आपका समय नष्ट होगा, फोकस आपका डाइवर्ट हो जाएगा, पूरी संकल्प शक्ति नहीं बनेगी, पूरी ऊर्जा केंद्रित नहीं होगी, तो आपको लक्ष्य पाने में बहुत कठिनाई होगी। और एक और बहुत महत्वपूर्ण बात है, डिसिप्लिन लाइफ में होना चाहिए। सोने का टाइम, जगने का टाइम, हंसने का टाइम, खेलने का टाइम, सब जरूरी है। थोड़ा मित्रों से गप करने का भी आधा घंटा टाइम निकाल लेते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है। लेकिन एक अनुशासन में जीवन रहना चाहिए, और अनुशासन जीवन में अगर आपके व्यक्तिगत जीवन में नहीं आएगा तो सामाजिक जीवन में भी आप अनुशासनहीन होंगे। फिर आप कहीं ट्रेन जलाएंगे, फिर कहीं आप बस जलाएंगे, फिर कोई भड़का देगा तो और कुछ करेंगे, उससे कुछ हासिल नहीं होता। अभी आपका जो जीवन है ये अपने आप को संवारने का है, अपने आप को बनाने का है। और इस उम्र में आदमी को अच्छा बुरा कुछ समझ में नहीं आता, भीड़ हो जाता है आदमी, जो जिधर इमोशनल आपका एक्सप्लॉयटेशन करके जहाँ जो भिड़ा दिया, जहाँ जो बहका दिया, तो कहीं आग लगा रहे हैं, कहीं रूट पत्थर ना कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, ये सब आए दिन होती रहती है बातें। तो जो लोग अपनी ऊर्जा को इस उम्र में अगर इधर उधर डाइवर्ट करेंगे और जीवन अनुशासन नहीं होगा, डाइवर्ट होगा। अनुशासन की कमी रहेगी तभी ना आप सोशल मीडिया पर 8 घंटा 6 घंटा टाइम दीजिएगा। जीवन में अनुशासन की कमी रहेगी तभी ना स्मार्टफोन पर फालतू चीज़ देखिएगा। जीवन में अनुशासन की कमी रहेगी तभी ना आप जेल, बस और ट्रक और ट्रेन जलाइएगा। तो ये चीज़ें आपको बाद में जाकर बहुत नुकसान करने वाली हैं। एकदम फोकस्ड रहना है। तो पहला पॉइंट मैंने क्या कहा, गोल फिक्सिंग, एकदम तय कीजिए कि हमको ये करना है। दूसरा क्या कहा, एक बार गोल फिक्स हो गया तो डेविएट मत करिए, एकदम अड़े रहिए, लड़े रहिए। और गोल फिक्सिंग के बाद दूसरी बात मैंने क्या कही, हार्ड वर्क करना है, मतलब जम करके पढ़ाई करनी, जम करके पढ़ाई करनी है। इसके साथ मैंने शर्त भी रख दिया, कंडीशन भी रख दिया कि हार्ड वर्क विद डेडिकेटेड अटेंशन, मेडिटेटिव अटेंशन, डेडिकेशन के साथ, मेडिटेशन के साथ पूरा फोकस्ड स्टडी होनी चाहिए। अगर ये कोई करता है कि उसका गोल फिक्स हो गया, स्ट्रेटजी ठीक उससे उसने बना ली और बहुत अटेंटिव होकर के मेडिटेटिव अटेंशन के साथ उसने हार्ड वर्क किया, तो 99% इस बात की संभावना है कि वो जो लक्ष्य हासिल करना चाहता है उसको वो लक्ष्य प्राप्त। ये मत सोचिए कि 20 लाख बैठते हैं IAS में 100 होते हैं, बाकी नहीं होते हैं, तो हम भी नहीं होंगे। अरे ये सोचते तो हमारे जैसा आदमी कभी IAS IPS करता है, बताओ ना। हम सोचते कि दून के लड़के बैठते हैं, ये अंग्रेजी स्कूल के लड़के बैठते हैं, बड़े बड़े बाप के बेटे बैठते हैं, हम कैसे IAS IPS हो गए। अगर यही भाव मेरे मन में होता तो हम कभी परीक्षा में बैठते नहीं, कभी हम होते नहीं। तो लक हैज ऑल्सो टू प्ले ए वेरी वाइटल रोल। किसी बाबा साधु के चक्कर में मत फंसना है, पहले बता देता हूँ। साधु का सम्मान करना, साधु के बेश का सम्मान करना, लेकिन तंत्र मंत्र जंतर के चक्कर में मत पड़ना। हमें नहीं देखा है बहुत नौजवान लोग साधुओं के जाके तंत्र मंत्र जंतर आशीर्वाद कि हम नौकरी लग जाए, ये सब बिल्कुल फालतू चीज़ें हैं। शास्त्र सत्य है, धर्म सनातन सत्य है, साधु सेवों के प्रति सम्मान का भाव रखना भी बहुत सत्य है। लेकिन किसी के तंत्र मंत्र जंत्र में के चक्कर में पड़े तो ये तंत्र मंत्र जंत्र कोई मदद आपको नहीं करेगा, क्योंकि साधु का आशीर्वाद तो फलित होता है। इसमें कोई, मैं एक साधु के आशीर्वाद से ही IPS बना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैंने मेहनत नहीं किया। मैंने मेहनत नहीं किया होता, फोकस्ड होकर के स्टडी नहीं किया होता, तो कदाचित तो साधु का आशीर्वाद भी फलित नहीं होता। तो साधु संतों का आशीर्वाद लेने में कोई हर्ज नहीं है। पूजा पाठ जरूर करिए, ईश्वर के प्रति भक्ति रखिए। और मैं तो एक बात कहूँ तो आपको अच्छा लगे बुरा लगे, अगर आप सनातन धर्मी हैं तो आप हनुमान चालीसा का अगर नियमित रूप से 11 बार पाठ करें, सुबह 11 बार, शाम को 22 मिनट लगता है, 2 मिनट में एक पाठ हो जाता है। अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ हनुमान चालीसा का 11 बार सुबह पाठ करें, 11 बार शाम को, 22 मिनट देना क्या है। गप में आप 2 घंटे दे देते हैं, स्मार्ट मोबाइल पर आप 4 घंटे दे देते हैं। अगर पूर्ण श्रद्धा रखते हुए हनुमान जी को स्मरण करते हुए
उनके चरणों में अपने समर्पित करके 11 हनुमान चालीसा का पाठ सुबह, सोने के समय 11 हनुमान चालीसा का पाठ अगर श्रद्धा के साथ करते हैं, याद हो जाता है तो बैठिएगा, ऐसे 20-22 मिनट में हो जाता है। निश्चित रूप से इससे आपको आत्मबल मिलेगा, निश्चित रूप से आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और देवता की कृपा भी प्राप्त होती है। मान लीजिए किसी को हनुमान जी में श्रद्धा न हो, काली जी में, दुर्गा जी में श्रद्धा हो, सारे देवता एक ही हैं। किसी को और किसी दूसरे पंथ धर्म के मानने वाले लोग हैं तो अपने अपने ईश्वर जिसको मानते हैं उसमें श्रद्धा रखें, लेकिन जो ईश्वर के प्रति श्रद्धा रख करके उसमें उम्मीद रख करके और उससे और कड़ी मेहनत, बेईमानी नहीं। हनुमान चालीसा पढ़ेंगे तो हनुमान जी आपको पास नहीं कर देंगे, पढ़ना आप ही को पड़ेगा। हनुमान जी की कृपा जरूर होगी। कृपा इस अर्थ में होती है कि सारी प्रतिकूल जो परिस्थितियां आपके जीवन में आती हैं उसको अनुकूल कर देते हैं, देवता की इतनी ही कृपा होती है। तो गोल फिक्स करिए, स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, हार्ड वर्क कीजिए, तो सफलता मिलने की पक्की गारंटी रहती है। लेकिन देखो, मान लीजिए कि सब आपने किया, आपने गोल फिक्स किया, आपने स्टडी प्लान की, आपने खूब मेहनत भी किया, मेडिटेटिव अटेंशन के साथ किया, 18-18 घंटा पढ़े, इसके बाद भी IAS बनना चाहते थे नहीं बने, इंजीनियर IIT करना चाहते थे नहीं किए, मेडिकल करना चाहते थे नहीं किए, हो जाता है क्योंकि पहले का भी प्रारब्ध तो है। तो अब क्या, अब यहीं से दो चीज़ें शुरू होती हैं। सफलता मिल गई तो वैनिटी आ जाती है, घमंड हो जाता है, हम कलेक्टर हो गए, हम तो ये हो गए, वो हो गए, ये हो गए। तो आदमी अगर सफलता मिल गई तो अपने जमीन से उठ जाता है, उसको घमंड हो जाता है, उसका व्यवहार, उसका आचरण में वो दिखने लगती है वो चीज़, तो उसका व्यक्तित्व जो है बहुत हल्का हो जाता है और उसके कारण जीवन बहुत तरह की समस्याएं आती हैं। तो अगर सफलता मिल जाए तब भी बुद्धि में संतुलन बना करके रखना है, क्योंकि 4 दिन की जिंदगी है, 4 दिन के मेले झमेले हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है कि एक दिन हम खाली हाथ आए हैं, खाली हाथ जाएंगे, मरना है सबको। तो किसी भी स्थिति में किसी उपलब्धि पर हम घमंड न करें। और मान लीजिए कि डिस्पाइट ऑफ योर बेस्ट इंटेंशंस, बेस्ट एफर्ट्स, यू कुडंट अचीव द सक्सेस। मान लीजिए कि आपने खूब मेहनत की लेकिन सफलता नहीं मिली, तो यहाँ से 99% लोग हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं। अरे बहुत लोग तो कोटा में जा करके सफलता नहीं मिलती आत्महत्या भी कर लेते हैं। ये आत्महत्या है क्या? देखो, ये स्ट्रेस जब होता है, तनाव जब होता है, उसको माइंड आपका हैंडल नहीं कर पाता है, स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाता है, तो आदमी इस स्थिति में चेतना का स्तर इतना गिर जाता है कि आदमी अपनी जीवन लीला समाप्त करने पर भी तुल जाता है। आज मैं बक्सर से लाइव कर रहा हूँ। बक्सर में आज से कुछ ही दिनों पहले की बात है, एक कलेक्टर साहब आए थे, सिर्फ 7 दिन की कलेक्टरी उनकी रही, पहली पोस्टिंग थी। सोचो कितना तेज लड़का रहा होगा, कितना। अब मेरा बहुत क्लोज, अत्यंत क्लोज। तो अब बताइए कितना मेधावी, कितना इंटेलिजेंट लड़का रहा होगा, कितनी उसने मेहनत की होगी, कितना परिश्रम किया होगा, तो IAS बना। IAS बनने के बाद पहली कलेक्टरी उसको मिली बक्सर जिला में, इसी में जहाँ बैठा हूँ बक्सर जिले में। वो कलेक्टर बन के आया और 7 दिन के अंदर एक छोटे से किसी पारिवारिक विवाद के कारण उसने जा करके दिल्ली में ट्रेन के नीचे कट करके आत्महत्या कर ली। मुझे दुख होता है ये कहानी सुनाते हुए भी, लेकिन सुनाना जरूरी है कि अब उसको क्या प्राप्त करना था लाइफ में। IAS से बड़ी कौन नौकरी होती है? और 7 दिन की कलेक्टरी अभी है, पहली कलेक्टरी है, वो आदमी जाकर सुसाइड करता है। क्यों? बहुत छोटे कारण के लिए, पारिवारिक कोई मामला विवाद नहीं, उसको स्ट्रेस को मैनेज नहीं कर पाया। तो व्हाट इज मोर इम्पोर्टेंट इन लाइफ जी, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ ये नहीं है कि आप क्या बन गए, उपलब्धि हो गई, लेकिन पर्सनालिटी अगर आपके स्ट्रांग नहीं है, भीतर से अगर आप मजबूत नहीं हैं और चीज़ों को ठीक से समझते नहीं हैं, तो आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन, हताशा, निराशा आएगी। ठीक है, हम फेल कर गए, 20 बार कोशिश किए, IIT में नहीं हुआ, मेडिकल में नहीं हुआ, IAS में नहीं हुआ, UPSC में नहीं हुआ, कोई अच्छी नई नौकरी मिली। इसका मतलब ये नहीं कि हमको आत्महत्या कर लेना है। जीवन यहाँ खत्म नहीं होता। आप जानते हैं अमेरिका के एक राष्ट्रपति को 7 बार चुनाव हारा, 8वीं बार वो अमेरिका का प्रेसिडेंट हुआ, वो भी 60 के बाद की उम्र में। तो बहुत ऐसी कहानियां हैं, मतलब जीवंत कहानियां, सच्ची कहानियां, कि जीवन में बहुत असफलता देखने के बाद एक लगा रहा आदमी तो एकदम ऊंचाई पर जाकर के चमका। तो IAS आप चाहते थे, IAS नहीं बने, तो इसका मतलब ये थोड़े कि जान दे देना है, या IIT चाहते थे, नहीं हुआ, तो इसका मतलब थोड़े कि जान दे देना है। कोई जीवन यहाँ खत्म नहीं होता, जीवन ये बहुत कीमती है। कब आपके जीवन में क्या चमत्कार होगा। मैंने एक से एक खाक पतियों को, रोड पर घूमने वाले को
भिखारी जैसे लोगों को करोड़पति बनते हुए देखा, और एक से एक करोड़पति लोगों को मैंने रोड पर आते हुए देखा है अपनी इस छोटे 60 साल की उम्र में। आपको बता दूं तो आपके प्रारब्ध में क्या है, कब क्या ईश्वर की कृपा होगी, कब क्या चमत्कार होगा, ये आप नहीं जानते। तो जीवन बहुत कीमती है। तो मैं ये कह रहा हूं कि आप गोल फिक्स कीजिए, स्ट्रेटजी प्लान कीजिए, मेडिटेटिव अटेंशन के साथ हार्ड वर्क कीजिए। सफलता हो गई, मिल गई तो घमंड मत कीजिए। सफलता अगर नहीं मिली तो आपको न हताश होना है, न निराश होना है। इसको भी ईश्वर की इच्छा समझ करके स्वीकार करना है और नए ढंग से नए क्षेत्र की तलाश करनी है और अपने को स्थापित करना है। जीवन जब तक है तब तक उम्मीद है, जीवन जब तक है तब तक आशा है। हताशा निराशा के लिए जीवन बना नहीं है। हम सब ईश्वर के पुत्र हैं, सबको भगवान देख रहा है, सबका प्रारब्ध भी वो देख रहा है। हम उसकी इस विज्ञान को नहीं समझ पाते, इसलिए हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं, आत्महत्या कर देते हैं। सनातन में लिखा है जो आत्महत्या करता है वो प्रेत योनि में होता है, हजारों कल्पों तक प्रेत योनि में रह करके नाना प्रकार के दुख भोगता है। कभी हताश नहीं होना मेरे बच्चों, मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, नौजवानों, कभी निराश नहीं होना। ईश्वर में आस्था बनी रहेगी, देवता में आस्था बनी रहेगी तो हताशा नहीं आती है, निराशा नहीं। मैं क्यों बोल रहा था कि हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, इसलिए नहीं कि आपको मैं पोंगा पंथी बनाना चाहता हूँ। जिस देवता के मन के प्रति आपकी श्रद्धा हो उसके प्रति पूरी श्रद्धा रख करके उसका 10 मिनट भी टाइम निकाल करके उसका स्मरण, चिंतन, उसका भजन, उसका पूजन, उसके प्रति समर्पण का भाव रखना चाहिए। ये आपको पता नहीं चलेगा, लेकिन ये चीज़ आपको अंदर से बहुत आत्मबल देती है, अंदर से बहुत आपको मजबूत बनाती है। और उसका नतीजा ये होता है कि अगर आप सक्सेसफुल होंगे तब भी विनम्र बने रहेंगे, क्योंकि आप उसको देवता का, ईश्वर का प्रसाद मान करके चलेंगे। और अगर अनसक्सेसफुल हो गए, कदाचित अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सके, तो वैसी स्थिति में भी आप कभी भी आत्महत्या करने की स्थिति तक तो पहुंच ही नहीं सकते। आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपके अंदर ये पक्का भाव रहेगा, दृढ़ मतलब विश्वास रहेगा कि आपका देवता, आपका इष्ट, आपका भगवान आपके साथ है, वो देख रहा है और आपके लिए कुछ बेहतर प्लानिंग है, बेहतर योजना है उसके मन में। इसलिए स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ। स्ट्रेस मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्ट्रेस होता है, आप जान रहे हैं कि आप बहुत संघर्ष के जीवन में हैं, आपके जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष है, बहुत ज़्यादा तनाव है। आप सोच रहे हैं कि मोटे मोटे भाषण से क्या होगा। भाषण से बहुत ताकत मिलती है, उसको ध्यान से सुना जाए, उसको ध्यान से अगर सुना जाए और उसमें विश्वास रखा जाए तो उससे बहुत आदमी को ताकत मिलती है। तो मेरे दोस्तों, फिर पॉइंट को दोहरा रहा हूँ ताकि आप भूलें ना। देखो, ये गोल फिक्सिंग करो, स्ट्रेटजी प्लानिंग करो, हार्ड वर्क करो ईमानदारी से। सोशल मीडिया पर टाइम बर्बाद मत करो, सोशल साइट पर टाइम बर्बाद मत करो, स्मार्टफोन में अपने समय का दुरुपयोग मत करो, आलतू फालतू चीज़ों को मत देखो, बैड एसोसिएशन से परहेज करो। बैड हैबिट्स अगर कोई है, सबसे बड़ी बैड हैबिट है क्या? नशा पान। और दूसरी बैड हैबिट है समय का महत्व को नहीं समझना, समय को बर्बाद करना सिनेमा में, इधर में, उधर में, गप में, शक में, फालतू मटर गश्ती करने में, दोस्ती करने में, आलतू फालतू चीज़ों में। ये आपके फॉर्मेशन का, कैरियर बिल्डिंग का टाइम है। इसमें अपनी ऊर्जा को बिखरने मत दें, केंद्रित करके रखें, पूरी ताकत से अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ें। आउटर पर्सनालिटी, इनर पर्सनालिटी को समझें। कोई गोरा है, कोई काला है, कोई लंबा है, कोई चौड़ा है, कोई मोटा है, कोई पतला है। ये हमारी आउटर पर्सनालिटी है, ये असली पर्सनालिटी नहीं है। क्योंकि कलेक्टर साहब जो यहाँ पर थे, जिन्होंने आत्महत्या, देखने में इतने सुंदर थे कि कोई राजकुमार जैसे लगते थे, अच्छे घर से आते थे, देखने में भी बहुत सुंदर थे, पढ़े लिखे थे, IAS थे। अब इसमें क्या कहें, लेकिन ये उनका बाहरी पर्सनालिटी है, बाहरी व्यक्तित्व है। बाहरी व्यक्तित्व से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अंदर के इनर पर्सनालिटी को विकसित करना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट का मतलब यही होता है, जिसको अगर इसके बारे में विस्तार से जानना हो तो आप जा करके YouTube पर देखिएगा, पर्सनालिटी मैनेजमेंट बाय गुप्तेश्वर पांडे। 1 घंटे का उसमें मेरा आपको वीडियो मिलेगा। ये गायत्री परिवार के लोगों ने आयोजित किया था पटना में, जब मैं DGP था। वहाँ हजारों की संख्या में नौजवान थे, स्पॉन्टेनियस ही था, मुझे पकड़ लिया था लोगों ने। 1 घंटा मैंने नौजवानों को संबोधित किया था। पर्सनालिटी मैनेजमेंट बाय गुप्तेश्वर पांडे, DGP बिहार। YouTube पर खोजिएगा तो मिलेगा। उससे आपको बहुत लाभ होगा, मैं गारंटी के साथ कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा लाभ होगा। उसको देखिएगा तो पूरी तरह समझ जाइएगा
कि आदमी को जीना कैसे चाहिए। तो इनर पर्सनालिटी, मेरे जीवन में कितने उतार चढ़ाव आए, ये कहानी मैं अधूरा छोड़ देता हूँ क्योंकि मैं केवल आपके काम के। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव आए हैं, कभी 20 बार ऐसे मौके आए हैं जो कमज़ोर आदमी चाहता तो आत्महत्या कर सकता था। एक बार नहीं, 20 साल, 35 साल की नौकरी में भी, नौकरी के पहले भी इतने संघर्ष मैंने जीवन में किए हैं, इतने लोगों का सामना किया है, इतने शत्रुओं से लड़ा हूँ, इतनी प्रतिकूल परिस्थितियों में रहा हूँ, लेकिन मैं कभी हारा नहीं और हारूंगा भी नहीं, क्योंकि मुझे ईश्वर में निष्ठा है, ईश्वर में विश्वास है, उसके निर्णय में विश्वास है। मैं चाहता हूँ कि आप भी भीतर से इतने ही मजबूत बने। इनर का पर्सनालिटी का मतलब हुआ आपके मन और बुद्धि, मन बुद्धि चित्त अहंकार। मन की क्वालिटी कैसी है, बुद्धि की क्वालिटी कैसी है, उसका विस्तार करना है, उसको ऊंचाई देनी है। तो इस विषय पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, अलग से लाइव होऊंगा, तो आपको इनर पर्सनालिटी और आउटर पर्सनालिटी के बारे में बात करूंगा। लेकिन जो चाहें देखना, वो मैंने बताया, वो जाकर के यूट्यूब पर मेरा पर्सनालिटी मैनेजमेंट वीडियो देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे इस छोटे से संवाद से थोड़ी सी आपको प्रेरणा मिली होगी, मेरे जीवन के संघर्ष से आपको प्रेरणा मिली होगी। थोड़ा भी अगर इससे आपका लाभ हुआ तो मैं बहुत ही अपने को धन्य समझूंगा। फिर निवेदन करूंगा, समय बर्बाद मत करो, निगेटिव सोच मत रखो, दूसरे को गाली देने में, दूसरे को बेइज्जत करने में, गंदे गंदे कमेंट करने में, दूसरे का पैर खींचने में। नकारात्मक ऊर्जा अगर आपके शरीर में रहेगी, दिमाग में रहेगी, तो जीवन में हर जगह आपको बहुत कष्ट का सामना करना पड़ेगा। हम हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, बड़े हो, छोटे हो, अमीर हो, गरीब हो, सब एक ईश्वर की संतान है। हमारे लिए एक ही भगवान है, उसका नाम कोई अलग अलग रखे, पूजा अलग अलग तरीके से, वो सब बातें अलग हैं। हम सबको मिलजुल करके आपस में भाईचारा बना करके रखना चाहिए, जीवन में अनुशासन बना कर रखना चाहिए, समाज में अनुशासन बना कर रखना चाहिए, समाज में प्रेम सद्भाव एकता बना कर रखना चाहिए, भाईचारा बना कर रखना चाहिए, अपना एटीट्यूड एकदम पॉजिटिव रखना चाहिए, ईश्वर पर विश्वास रखते हुए, अपने इष्ट पर विश्वास रखते हुए, गुरु पर विश्वास रखते हुए जीवन संग्राम में बहादुरी के साथ लड़ना चाहिए, और जो सामने आए उसको फेस करते हुए, उसको स्वीकार करते हुए, मस्ती से मुस्कुराते हुए जीवन को जीना चाहिए। मेरा बहुत बहुत आशीर्वाद, बहुत बहुत प्रणाम आप सबों को। और मैं लगातार, मैंने अब सोचा है कि नौजवानों के लिए, छात्रों के लिए इस तरह की बातें अपने जो जीवन से संबंधित है, मैं कोरा भाषण और कोरा गप नहीं करता। ये जितनी बातें हैं सब मेरे जीवन से आती हैं, ये मेरे जीवन का भोगा हुआ साहित्य है, कहीं पढ़ा हुआ चीज़ में बोलता भी नहीं। मैंने इसको भोगा है, सारी परेशानियों को देखा है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इसको अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाऊं, नौजवानों को, छात्रों तक विशेष करके, कि उनको एक प्रेरणा मिले और दुगने उत्साह के साथ इसमें वो लगें। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं और किसी विषय पर वीडियो बनाऊं छात्रों के लिए, नौजवानों के लिए, तो आप हमको कमेंट बॉक्स में लिख कर भेज सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा आगे से। मेरा यूट्यूब चैनल भी है, इसी फेसबुक पर यूट्यूब चैनल का लिंक मैं भेज दूंगा, और यूट्यूब चैनल पर भी इस जो आपसे अभी बात हुई, संवाद हुआ, इस वीडियो को डाल दूंगा। तो उस यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे तो उसमें आपके काम लायक की बहुत बातें मिल जाएंगी, और भगवत की कथा भी आपको मिलेगी। थोड़ी थोड़ी रुचि कथा में भी लीजिए, उसमें किसी जात के, किसी मजहब को हो, आपके काम की चीज़ मिलेगी। इतनी ही बातें करनी थी आपसे, और बहुत सारे लोगों के कुछ सवाल भी हैं, कुछ अपेक्षाएं भी हैं, इस पर संभव नहीं है जितने सवाल हों आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए। अगली बार मैं आऊँगा तो सारे सवालों का एक साथ जवाब दे दूंगा। मेरा बहुत बहुत प्रणाम, अभिनंदन, वंदन। और जितने छोटे नौजवान छात्र देख रहे हैं, सुन रहे हैं, सबको बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। राधा रानी कृपा आप पर बनी रहे, आप अपने जीवन में सफल हों। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति बनी रहनी चाहिए, भारत माता प्रति हमारी आस्था रहनी चाहिए। हम एक हैं, ये वतन एक है, हम सब इस वतन के सिपाही हैं, हम सब मिल करके रहेंगे, और अपना भी करियर बनाना है, और समाज में सद्भाव, प्रेम, एकता भी बना कर रखना है, और अपने वतन के लिए भी सोचना है। जय हिंद, जय श्री राधे। आप सबों को नमन, अभिनंदन, वंदन, प्रणाम।